हम आर्थिक समस्या या जिसे हम चयन की समस्या कहते हैं, चुनाव की समस्या कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये समस्या क्या होती हैं, क्यों उत्पन्न होती हैं और फिर किसी अर्थव्यवस्था के सामने तीन प्रमुख केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक समस्या क्या होती है। देखिए, हम किसी व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार किसी व्यक्ति की जो आय है वो सीमित होती हैं और उसकी आवश्यकताएं जो होती है वो क्या होती हैं, अनंत असीमित होती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो भी लोग हैं उन लोगों की आवश्यकताएं क्या होती हैं, असीमित होती हैं। और उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो अर्थव्यवस्था के पास में संसाधन है, साधन होते हैं, वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। ठीक है, साधन होते हैं सीमित और आवश्यकताएं होती हैं अनंत असीमित। तो ऐसी स्थिति में अब अर्थव्यवस्था को ये निर्णय लेना पड़ता है कि क्या निर्णय लेना पड़ता है, इन सीमित संसाधनों का प्रयोग करके इन असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए। ठीक है दोस्तों, आर्थिक समस्या जो है वो चयन की समस्या है। क्या चयन करना पड़ता है, आवश्यकताओं का, क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या होती है, अनंत। तो हमको ये वस्तु ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, डी ई एफ, ऐसी बहुत सारी चीज़ जो हमको चाहिए। ठीक है, लेकिन हम सभी को नहीं खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में आय जो है वो क्या है, सीमित है। तो ठीक इसी प्रकार से हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था में लोगों की आवश्यकताएं क्या होती है, बहुत अनंत होती है कि हाँ, सड़कें भी बनानी है, बांध भी बनाना है, ठीक है, बहुत सारे काम है वो करने हैं। लेकिन अब उनको करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, संसाधनों की आवश्यकता होती है। लेकिन संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। तो इसी स्थिति में अब अर्थव्यवस्था को निर्णय लेना पड़ता है कि वह इन विभिन्न आवश्यकताओं में से कौन सी आवश्यकताओं को पूरा पहले करें और किस आवश्यकता को बाद में पूरा करें। ठीक है, तो ये जो चयन किया जाता है इसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक समस्या। ठीक है, इसलिए आर्थिक समस्या जो होती है वो चयन की समस्या या चुनाव की समस्या होती है। ठीक है, आर्थिक समस्या कौन सी है, चयन की समस्या भी हम कह सकते हैं या चुनाव की समस्या कह सकते हैं। ठीक है, कि लोगों की जो असीमित आवश्यकताएं हैं उसमें से उनको चयन करना पड़ता है कि कौन सी आवश्यकताओं को वो पहले पूरा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आर्थिक समस्या को हम क्या कहते हैं, चयन की समस्या या चुनाव की समस्या। ठीक है, और लोगों की आवश्यकताएं क्या होती है, तीव्र होती है, इसलिए उसके लिए वो प्राथमिकता का निर्धारण करना पड़ता है कि कौन सी आवश्यकता ज़्यादा जरूरी है। जो ज़्यादा प्राथमिकता वाली आवश्यकता होती है उससे पहले पूरा किया जाएगा। अब देखिए, चुनाव की जो समस्या है उसके मध्य हम देखते हैं तो इसमें व्यक्ति की जो है समय के आवंटन की समस्या भी होती है कि वो कितने घंटे काम करेगा, कार्य करेगा और कितने घंटे आराम करेगा। तो इनके मध्य में भी चयन करना पड़ता है। फिर इसके पश्चात हम देखते हैं कि साधनों का विभिन्न कार्यों के लिए आवंटन करना पड़ता है। ठीक है, रीएलोकेट करना पड़ता है। जैसे साधन कौन कौन से होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम है। ठीक है, तो इनका विभिन्न कार्यों के लिए कितनी कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह से समस्या होती है। और इन आर्थिक समस्याओं का जो अध्ययन है हम किसके द्वारा करते हैं, उत्पादन संभावना वक्रों के द्वारा करते हैं। ठीक है, और उत्पादन संभावना वक्रों का जो वीडियो है मैंने अलग बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। उत्पादन संभावना वक्र और अवसर लागत है या सीमांत अवसर लागत है, उन सभी के बारे में मैंने उस वीडियो में आपको बता रखा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ये आर्थिक समस्याएं हैं, किसी अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था के सामने प्रमुख आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी होती हैं और उनका समाधान विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में या मिश्रित अर्थव्यवस्था में कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट हमारी जो आर्थिक समस्या वो है उत्पादन क्या किया जाए। अब देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के पास में संसाधन सीमित होते हैं और लोगों की आवश्यकताएं क्या होती हैं,
असीमित होती हैं। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था को निर्णय लेना पड़ता है कि जो सीमित संसाधन हैं, श्रम, पूंजी, भूमि, उन सभी का प्रयोग करके वस्तुओं की कितनी मात्रा उत्पादित की जाए और कौन सी वस्तुएं उत्पादित की जाए। ठीक है, वस्तुएं जैसे पूंजीगत वस्तुएं भी होती हैं और उपभोक्ता वस्तु भी होती हैं। तो अब समाज को निर्णय लेना पड़ता है, अर्थव्यवस्था को निर्णय लेना पड़ता है कि ये जो पूंजीगत वस्तुएं हैं, ठीक है, उनका कितना उत्पादन किया जाए और उपभोक्ता वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में दोनों वस्तुओं का निर्माण करना आवश्यक होता है, पूंजीगत का भी और उपभोक्ता का भी। तो अर्थव्यवस्था के सामने सीमित संसाधन है, इसलिए समस्या क्या है कि वो इन पूंजीगत वस्तुओं का कितना उत्पादन कर रहे हैं और उपभोक्ता वस्तुओं का कितना उत्पादन कर रहे हैं। इस समस्या को हम उत्पादन संभावना वक्र के बारे में उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा पढ़ सकते हैं। अब देखिए उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, उसका अलग वीडियो है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ यहाँ पे कि उत्पादन संभावना वक्र क्या बताता है कि अर्थव्यवस्था के पास में जो सीमित संसाधन है, उन सीमित संसाधनों का प्रयोग करके दो वस्तुओं की कितनी मात्रा उत्पादित की जा सकती है। ठीक है, उनके विभिन्न संयोग कि एक वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करना चाहेंगे तो दूसरी वस्तु का उत्पादन क्या करना पड़ता है, अर्थव्यवस्था को कम करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए उत्पादन संभावना वक्र जो हमारे बनते हैं वो कैसे बनते हैं, नतोदर बनते हैं। ठीक है, इस आकार के जो हमने इस रेखा चित्र में बना रखा है। ठीक है, इस आकार को हम क्या कहते हैं, नतोदर। और अगर ऐसा बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उन्नतोदर। ठीक है, जो तटस्था वक्र होते हैं। तो हम अभी पढ़ रहे हैं उत्पादन संभावना वक्र। तो ये जो उत्पादन संभावना वक्र है, इसमें हमने ओ एक्स अक्ष पर हमने ली है मक्खन और दूसरी वस्तु हमने बंदूक ले रखी इधर। अब जो उत्पादन संभावना वक्र वो क्या दर्शाता है कि जो सीमित संसाधन है उनका प्रयोग करके किसी अर्थव्यवस्था इन दोनों वस्तुओं का कितना उत्पादन कर सकती है। ठीक है, अगर मक्खन का उत्पादन ज़्यादा करना है तो बंदूक का उत्पादन क्या करना पड़ेगा, कम। क्यों, क्योंकि संसाधन क्या है, सीमित। अगर इनका उत्पादन ज़्यादा करना है बंदूकों का तो मक्खन का उत्पादन क्या करना पड़ेगा, कम। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने सबसे पहले ये प्राथमिक समस्या है कि वो किन वस्तुओं का और कितनी मात्रा में उत्पादन करें। दूसरी समस्या हमारी है उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए, इसका संबंध होता है उत्पादन की तकनीक, मतलब वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए जो तकनीक अपनाई जा रही है। ठीक है, उत्पादन की जो तकनीकी है, जैसे उत्पादन की तकनीक कौन सी हो सकती है, पूंजी प्रदान भी हो सकती हैं और श्रम प्रदान तकनीक भी हो सकती हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था को निर्णय लेना पड़ता है कि वो पूंजी प्रदान या श्रम प्रदान किस तकनीक का प्रयोग करें। क्यों, क्योंकि अगर पूंजी प्रदान तकनीक का प्रयोग अगर किया जाएगा और श्रम का प्रयोग नहीं करेंगे और श्रम अगर अर्थव्यवस्था में ज़्यादा है तो इस स्थिति में बेरोजगारी हो सकती है। श्रम का प्रयोग ज़्यादा करेंगे और पूंजी का प्रयोग कम करते माना कि मशीनों का, तो हो सकता है कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं हो पाए। तो किसी भी अर्थव्यवस्था को ये निर्णय लेना पड़ता है कि उत्पादन के लिए कौन सी तकनीक का चुनाव करें, श्रम प्रदान तकनीक का चुनाव करें या पूंजी प्रदान का। अगर एक का उत्पादन में ज़्यादा प्रयोग करेगा, जैसे पूंजी का ज़्यादा प्रयोग करेगा, तो फिर श्रम का प्रयोग वो कम कर पाएगा, और श्रम का प्रयोग ज़्यादा करता है तो पूंजी का प्रयोग वो कम कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के सामने दूसरी समस्या कौन सी होती है, उत्पादन कैसे करें, किस तकनीक, मतलब उत्पादन का जो संगठन है वो किस प्रकार का हो। ठीक है, इससे हम इस रेखा चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। एक तरफ हमने पूंजी ले रखी है, दूसरी तरफ हमने श्रम ले रखा है, और अर्थव्यवस्था में जो ये बिंदु हैं ए बी सी डी, इन को प्राप्त किया जा सकता है, ये प्राप्त संयोग होते हैं। तो जो उत्पादन की तकनीक है, ठीक है, वो कौन सी तकनीक का प्रयोग करके इन दोनों वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तीसरी समस्या होती है किसी अर्थव्यवस्था के सामने, वह है उत्पादन किसके लिए किया जाए। ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन किया जा रहा है उनका वितरण किस तरीके से हो। ठीक है, साधनों को आय किस रूप में मिले। ठीक है, जैसे भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी,
जो साहसी हैं वो उनको लाभ। तो ये क्या कहलाता है? वितरण। तो उत्पादन के साधनों को राष्ट्रीय आय का कितना भाग मिले इसका निर्धारण करना क्या कहलाता है? उत्पादन किसके लिए किया जाए की समस्या। ठीक है, मतलब समाज में दो वर्ग हो जाते हैं, एक तो होता है धनी वर्ग और दूसरा होता है निर्धन वर्ग। तो समाज में जो वस्तुओं का वितरण है वो धनी वर्ग और निर्धन वर्ग के बीच में किस तरीके से हो, ठीक है, उसका चयन करना पड़ता है। किस वर्ग को कितनी मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण किया जाएगा, इस समस्या को हम क्या कहते हैं? उत्पादन किसके लिए किया जाए। इसको समझाने के लिए हमने ये उत्पादन समान वक्र बनाया। ठीक है, इधर हमारे पास में धनी वर्ग है, इधर है निर्धन वर्ग, और ये हमारा उत्पादन समान वक्र। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने निर्णय लेना पड़ता है कि वो इस उत्पादन समान वक्र के आधार पर धनी वर्ग हैं, ठीक है, उनको वस्तुओं की कितनी मात्रा उपलब्ध कराए और निर्धन वर्गों को कितनी मात्रा उपलब्ध कराए। अगर वो धनी वर्ग को ज़्यादा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी तो निर्धनों को कम मिलेगी, धनी को अगर कम मिलेगी तो निर्धनों को ज़्यादा मिलेगी। तो अर्थव्यवस्था के सामने यह संतुलन लाने के लिए समस्या होती है कि वो इनमें से किस चयन का चुनाव करें। इसके अलावा जैसे किसी अर्थव्यवस्था के सामने हम देख सकते हैं कि उत्पादन के जो साधन हैं उनका विभिन्न उपयोगों में वितरण किस प्रकार हो, ये समस्या हो सकती है। साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फिर अगर पूर्ण उपयोग हो रहा है तो उनकी क्षमता में कैसे वृद्धि की जा सके। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने ये अन्य केंद्रीय समस्या हो सकती है, लेकिन प्रमुख केंद्रीय समस्या कितनी होती हैं? 3 होती हैं। हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। ठीक है, या जिसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक प्रणाली। तो आर्थिक प्रणाली या अर्थव्यवस्था क्या होती है? वह संस्था का ढांचा जहाँ पर क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं को वैधानिक तरीके से संपन्न किया जाता है। ठीक है, जहाँ लोगों द्वारा वैधानिक तरीके से आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण। ठीक है, इन सबको हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो जहाँ पर भी जिस भी संस्थागत संरचना में इन आर्थिक क्रियाओं उपभोग, उत्पादन, विनिमय को संपन्न किया जाता है उस संस्था के ढांचे को क्या कहा जाता है? आर्थिक प्रणाली या अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि भारत की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, रूस की अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? जहाँ आर्थिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। और अर्थव्यवस्था को हम आर्थिक क्रियाओं के आधार पर 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो होती हैं प्राथमिक क्रियाएं, जिसमें कृषि और उससे संबंधित क्रियाएं, जैसे पशुपालन है, मछली पालन है, ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। फिर द्वितीय क्षेत्र, जिसमें निर्माण और विनिर्माण कार्य को सम्मिलित करते हैं। और तृतीय क्षेत्र होता है जिसमें सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। अब हम देखते हैं कि विश्व में जो अर्थव्यवस्था है वो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो लाभ के आधार पर होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है इनसे। दूसरी अर्थव्यवस्था होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का या पूरे समाज का स्वामित्व होता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति। और तीसरी अर्थव्यवस्था होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादन के साधनों पर, ठीक है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व होता है। मतलब अर्थव्यवस्था में दोनों क्षेत्र साथ साथ कार्य करते हैं। कुछ उत्पादन क्रियाएं सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा की जाती हैं, कुछ उत्पादन क्रियाएं निजी क्षेत्र द्वारा की जाती हैं। दोनों का होता है और उसमें सरकार का क्या प्रयास होता है? अधिकतम सामाजिक कल्याण। और जो निजी व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं? अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए कार्य करते हैं। तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था हम विश्व में देखने को मिलती है और भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब हम देखते हैं कि जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका समाधान इन विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहली समस्या हमारी है उत्पादन क्या किया जाए। तो इसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कैसे समाधान किया जाएगा? कीमत और लाभ के अनुसार, मतलब ऐसी वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा किया जाएगा जिसमें ज़्यादा लाभ हो रहा है या जिनकी उपभोक्ता कीमत ज़्यादा देने के लिए तैयार है। जबकि समाजवादी में ऐसी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा जिससे अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति होती है
और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों के उचित संतुलन के आधार पर, ठीक है। मतलब सरकार प्रयास करेगी अधिकतम सामाजिक कल्याण और निजी व्यक्ति अपने लाभ के लिए उत्पादन कार्य करेंगे। दूसरी समस्या है उत्पादन कैसे किया जाए, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम देखेंगे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उद्योगपति हैं वो क्या प्रयास करेंगे, ऐसी तकनीक अपनाएंगे जिससे उत्पादन की लागत क्या हो, न्यूनतम हो। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार ऐसी तकनीक अपनाने का प्रयास करेगी जो समाज के अनुकूल होनी चाहिए, ठीक है, जिससे समाज को अधिक लाभ मिल रहा है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों के आधार पर। और तीसरी समस्या हमारी है उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो इसका जो समाधान है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कैसे होगा कि कौन साधन उत्पादन में अधिक योगदान दे रहा है, तो उत्पादन में योगदान के आधार पर इस समस्या को हल किया जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का उद्देश्य होगा अधिकतम सामाजिक कल्याण, तो सरकार जो गरीब जनता है उन तक वस्तुएं पहुंचाने का प्रयास करती हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों, मतलब जो अधिक कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उनको वस्तुएं अधिक मात्रा में मिलेगी और सरकार जिन व्यक्तियों को वस्तुओं की कम मात्रा उपलब्ध हो रही है उन्हें अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करती है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न अर्थव्यवस्था में इन आर्थिक समस्याओं का हल कर सकते हैं।